गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था इसी का पुराना वर्जन है ये। पहले ये चलता था, बाद में जो है इसको जो है चेंज करके गोल्ड स्टैंडर्ड में भी यूज किया गया था। ठीक है ना, सॉरी गोल्ड स्टैंडर्ड पहले चलता था, बाद में इसको चेंज करके फिक्स को लेकर के आया गया था। मतलब आरबीआई तो बाद में आई ना, फिर उन चीज़ों पहले गोल्ड के हिसाब से चेंज किया जाता था। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एट द कॉमन यूनिट ऑफ द पैरिटी बिटवीन द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हर कंट्री के अंदर ना गोल्ड में ही हर चीज को नापा जाता था। तो करेंसी में क्या करते थे, गोल्ड करेंसी को गोल्ड से नाप लेते थे और फिर उतना गोल्ड आपके देश में कितने रुपए का मिलता है उससे कंपेरिजन कर लेते थे। जैसे आप इसको एग्जांपल इस तरह समझ सकते हो कि यूएसए कह रहा है, एक एग्जांपल यहां से देते हैं, यूके में पॉन्ड चलता है, ऐसे करके कुछ साइन है, ठीक है, इस तरीके से, और 1 पाउंड बराबर कितना है, 4 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है। ठीक है, और कहते हैं अमेरिका है, यूएसए जो है वो कह रहा है कि $1 में हमारे यहाँ पे 2 ग्राम मिलता है। जरा इसको बराबर कर लो, इस वाले को दोनों को बराबर कर लो। बराबर कैसे करिए, तो 4 ग्राम है, इसको भी 4 ग्राम बना लेता हूं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो $2 में 4 ग्राम हो जाएगा ना, $2 में 4 ग्राम। और 4 ग्राम, तो अब जरा देखो, तो 4 ग्राम यहाँ पे भी मिल रहा है, 4 ग्राम यहाँ पे मिल रहा है, पर कितने का, यहाँ पे $1 का मिल रहा है, यहाँ पे $2 का मिल रहा है, मतलब 1 पाउंड का, यहाँ पे $2 का। तो बराबरी कैसे बनेगी, 1 पाउंड बराबर $2। समझ में आई बात? मतलब कहने का है कि अगर यूके वालों को अगर डॉलर चाहिए, ठीक है, तो आधे रुपए में मिल जाएगा, और डॉलर वालों को $2 के, इसके $2 के बराबर 1 पाउंड है। अमेरिका के $2 के बराबर इनका ₹1 है। यही कहने का मतलब हुआ ना, समझ में आई बात? इस तरीके से तो हम क्या करते हैं, पहले गोल्ड को बराबर कर लेते हैं, और गोल्ड को बराबर करके फिर उसको जो है उसकी करेंसी को मेजर कर लेते थे। इस तरीके से चलता था। ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो है गोल्ड वाले के बाद ब्रिटेन वुड का चलन आया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इवन व्हेन इट वाज फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट अलाउड सम एडजस्टमेंट। यहां पर कुछ एडजस्टमेंट अलाउ कर दिया, मतलब फिक्स रेट में भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी जाती थी। ठीक है, सो इट वाज कॉल्ड एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम डिफरेंट करेंसी वर पैक्ड टू वन करेंसी दैट इज $। अब यहां पर क्या हो रहा है कि गोल्ड में नहीं कर रहे हैं, पहले $, को गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज हैं सबको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। आज के टाइम पे यही चल रहा है, हर चीज डॉलर में नापी जाती है। समझ में आई बात? तो पहले गोल्ड को डॉलर में, अभी डॉलर से सबको कंपेयर कर दिया, पूरे वर्ल्ड की सारी करेंसीज को। ठीक है ना, $, वर असाइन टू गोल्ड वैल्यू एट फिक्स प्राइस। पहले $, को गोल्ड की वैल्यू से फिक्स प्राइस पे एडजस्ट कर दिया गया। करने के बाद क्या कर रहे हैं, उससे जो है अब गोल्ड $, से सबको जो है कंपेरिजन कर रहे हैं। Value of one currency in terms of the $, ultimately implied the value of the that currency in terms of gold। भाई अगर आप डॉलर में नाप रहे हो तो कहीं ना कहीं डॉलर को गोल्ड में नापा जा चुका है, तो आप नाप तो गोल्ड में ही रहे हो। समझ में आई बात? गोल्ड कंटिन्यू टू बी अल्टीमेट यूनिटी ऑफ द पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसी। अभी भी गोल्ड जो है ही कोई सिस्टम लेकर के चला जा रहा है, बट बार बार हर करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट करने से बेहतर है कि एक बार एक करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और उसके बाद सबको उसी से कंपेरिजन करते रहो। ठीक है, एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू द करेंसी वाज पॉसिबल बट ओनली इफ अलाउड बाय IMF। और ये जो करेंसी में जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी गोल्ड में, उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है, पर तब जब आप IMF जो है वो अलाउ करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर ये अलाउ करता है तो ही जो है वो करेंसी जो है एडजस्ट की जा सकती है। ठीक है, ये मैनेज द फ्लोटिंग क्या कहलाता है? हालांकि हम लोगों ने मार्केट फोर्सेस के यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है, पर फिर भी सेंट्रल बैंक थोड़ा सा इंटरफेयर करता है। कब? कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए बिल्कुल, रेट या तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए या बहुत ज्यादा नीचे हो जाए। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरफेयर करती रहती है इसके अंदर। ठीक है, इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। तो ये क्या कहलाता है? मैनेज फ्लोटिंग कहलाता है। रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड उसी के तहत हो रहा है। किसके तहत? सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस के तहत। बट कभी कभी हाथ से निकल जाए, उस वजह से उसको रोक के रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरफेयर करती है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, इस रेट के अंदर। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन विच देयर इज द ओकेजनल इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। क्या है? ओकेजनली इंटरवेंशन होता है। कभी कभी जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर देती है। टू बैंक द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोट और द मैनेज द फ्लो इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इस वजह से क्या कहा जाता है, डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है, देखो क्या करता है, जब रेट घटाना होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज कर दिया जाता है। मार्केट में जब बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेट अपने आप ही गिर जाएंगे। समझ में आई बात। और रेट जब बढ़ाना होता है तो क्या कर रहा जाता है, सारा का सारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है। देखो यहां से जैसे ही अब्जॉर्व करेगा सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होते ही क्या होगा, रेट अपने आप ही हाई होने लग जाएंगे। ठीक है, सप्लाई का कम होना डिमांड का बढ़ना हो गया ना, इस तरीके का। ठीक है, तो ये हो गया आपका डर्टी फ्लोटिंग का डेफिनेशन भी और डर्टी फ्लोटिंग का मीनिंग।